हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो 25 मार्क्स का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं। कुछ टॉपिक्स जो बच जाएंगे उनके ऊपर हम एक और 25 मार्क्स का वीडियो जो है कुछ दिनों बाद जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर या 26 अगस्त? 10 नवंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर या 26 अगस्त? आंसर देखते हैं। हिंदी दिवस हर साल जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह 14 से 21 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है। और 1949 में जो है 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का। ठीक है। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाते हैं। और आर्टिकल जो 343 है, अनुच्छेद 343 जो है उससे जो है वो हिंदी को जो है वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, मातृभाषा में शिक्षा, वो आर्टिकल 351A है। ठीक है, 351 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? ठीक है। आंसर देखते हैं। हिंदी में जो टोटल उपभाषाएं हैं वो है 5। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ठीक है। जो 5 उपभाषाएं हैं वो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। फिर इन्हीं के अंदर जो है वो 17 बोलियां आती हैं। ठीक है। इन्हीं 5 उपभाषाओं की फिर और जो है वो 17 बोलियां जो हैं वो आ जाती हैं। फिर है, अमीर खुसरो की भाषा क्या मानी जाती है? अमीर खुसरो जो हैं उनकी भाषा क्या मानी जाती है? तो राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली, पहाड़ी। राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या पहाड़ी? आंसर देखते हैं। तो अमीर खुसरो की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। ठीक है। और खड़ी बोली जो है वो बोली है, 17 बोलियों में से एक बोली है। और ये 5 उपभाषाओं में से ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की भाषा। और दिल्ली मेरठ के आसपास के इलाकों में जो है वो खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से अवधी भाषा में जैसे तुलसीदास ने जो है वो रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा जो है ब्रज भाषा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। आंसर देखते हैं। तो मराठी जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है। 4 भाषाएं हैं मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार में, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल भाषा, तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। पहले एकीकृत आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब 2 राज्य बन गए हैं, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और मलयालम केरल में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटका में। तो दक्षिण भारत के अब 5 राज्य हो गए हैं, पहले 4 थे। तो वहां पर जो है वो द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी या फारसी? संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी या फारसी? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है? तो इंग्लिश भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। ठीक है, इंग्लिश भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो है गुरमुखी। ठीक है, गुरमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। और उर्दू की क्या है आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5। भाषा के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर देखते हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। ठीक है, एक जो लिखने वाली और एक दूसरी जो है वो बोलने वाली। ठीक है, लिखित और दूसरी है बोलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, 33, 13, 12। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, 33, 13 या 12? स्वरों की कुल संख्या जो है वो है 11 है। और व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ का उच्चारण स्थान क्या है? होस्ट, कंठ, तालु, दंत। फ का उच्चारण स्थान क्या है? होस्ट, कंठ, तालु या दंत? तो फ जो है, प, फ, ब, जो भ, म, ये सारे जो हैं ये होस्ट
यानी होठों से जो है इनका उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य। कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन्य। तो क, ख, ग ये सारे जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, च क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अयोगवाह? च क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अयोगवाह? आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है वो और चीजें भी इसमें क्लियर कर देता हूँ। च तो जो है वो अल्प प्राण है। देखिए, जो क ख ग घ है, व्यंजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे और स्वरों की भी। तो जैसे पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे च है तो वो अल्प प्राण है, छ जो है वो दूसरा अक्षर हो गया, ठीक है, तो वो महाप्राण हो जाएगा। च, छ, फिर ज जो है वो अल्प प्राण है, झ जो है वो महाप्राण है क्योंकि वो चौथा अक्षर है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा, चौथा महाप्राण कहलाता है। इसी प्रकार से जो क ख ग घ है ना, तो क और ख पहला और दूसरा अघोष कहलाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष कहलाता है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण में जो है ऑड इवन का चक्कर है। ठीक है, अल्प प्राण जो है वो एक तरह से जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। महाप्राण जो है वो इवन नंबर है, जबकि अघोष जो है वो पहले पहले दो में आते हैं, और जो अघोष जो है, और जो सघोष भी इसको कई बार बोला जाता है, घोष भी बोला जाता है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा अंक है। इसके अलावा अयोगवाह दो हैं, अंक और अह। अंक को हम अनुस्वार कहते हैं जिसमें हमें बिंदु लगाया होता है ऊपर। ठीक है, और विसर्ग जो है अह वो भी जो है अयोगवाह कहलाता है। इसके अलावा अनुनासिक जो है जिसके ऊपर अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो वो अनुनासिक। ठीक है, तो अंक अनुस्वार, विसर्ग वाला जो है अह जो है वो विसर्ग, और चंद्र बिंदु वाला जो है वो अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, ल और श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत या होष्ठ? तो ल और श जो है वो बिना दांतों के जो है वो उसका उच्चारण करना असंभव है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। ठीक है, त, थ, द, ध, ठीक है, ये भी जो है वो दंत। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? न प्लस आयक, ना प्लस आयक, नय प्लस अक या ना प्लस यक? तो आंसर देखते हैं। नायक का सही संधि विच्छेद है नय प्लस अक। ठीक है, नय प्लस अक से नायक बनता है, सही संधि विच्छेद। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? मह प्लस उदय, महो प्लस दय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय। महोदय का सही संधि विच्छेद, तो इसका सही संधि विच्छेद है महा प्लस उदय, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निर्बल का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस बल, निर प्लस बल, नी प्लस बल बड़ी ई की मात्रा वाला, और निहि प्लस बल विसर्ग वाला। तो ये क्योंकि विसर्ग संधि है तो निहि प्लस बल जो फोर्थ है, डी ऑप्शन है। ठीक है, जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे। उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद उन प्लस नति, उम प्लस नति, उत प्लस नति, उन्न प्लस अति। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, ये सी ऑप्शन है इसका, उन्नति का उत प्लस नति। देखिए, ये जो जैसे त, थ, द, ध, न, ठीक है, तो जो त वाले में लास्ट जो है पहला अक्षर जो है वो पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, त जो है वो न में परिवर्तित हो जाता है, त, थ, द, ध, न। तो उत जो त है वो न में परिवर्तित हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पावक, तुरंग, धनुज या लोचन? अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक। ठीक है, वैसे अनल और हुताशन भी जो है वो अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अलावा तुरंग घोड़े को कहा जाता है, धनुज जो है वो राक्षस यानी असुर को कहा जाता है, और लोचन या दृग ये आंख को कहा जाता है। ठीक है, कमल का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है? नीरज, राजीव, पंकज, मनोज? कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, यानी किसे कमल नहीं कहा जाता? नीरज, राजीव, पंकज या मनोज? आंसर देखते हैं। तो कमल का पर्यायवाची मनोज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनोज जो है वो कामदेव को कहा जाता है। ठीक है, फिर है चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? रश्मि, राकेश, द्विज, अनिल? रश्मि, राकेश, द्विज, अनिल? तो चंद्र का पर्यायवाची जो है वो है राकेश। ठीक है, इसके अलावा जो चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं जैसे शशि,
सुधांशु, रजनीपति, मयंक, इंदु, हिमांशु, सोम, ये सभी चंद्रमा को कहा जाता है शशि, सुधांशु, रजनीपति, मयंक, इंदु, हिमांशु, सोम और इसके अलावा राकेश। ठीक है। रश्मि किरण को कहा जाता है। ठीक है, जो रोशनी होती किरण। द्विज पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, और अनिल जो है वो पवन को कहा जाता है। अनल जो है वो आग को कहा जाता है। अनिल पवन, अनल आग। आरोह का विलोम शब्द क्या है? आरोही, अवरोह, विरोह या उत्तम। आरोह का विलोम शब्द। ठीक है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर सुना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो आरोह का जो है विलोम शब्द अवरोह है। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। स्तुति का विलोम शब्द क्या है? अपमान, अवनति, निंदा, अनुरक्ति। स्तुति का विलोम शब्द अपमान, अवनति, निंदा, अनुरक्ति। तो स्तुति का विलोम शब्द है निंदा। ठीक है, स्तुति एक तरह से किसी की पूजा, तारीफ करना। ठीक है, तारीफ ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड है और इसका विलोम शब्द है निंदा करना, बुराई करना। जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अपव्ययी, मितव्ययी, अतृप्त, अगोचर। अपव्ययी, मितव्ययी, अतृप्त, अगोचर। तो जो धन का दुरुपयोग करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। ठीक है, और जो धन का सदुपयोग करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसको क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, कृतज्ञ, कृतघ्न, कुमार्गी या अजर। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहा जाता है। ठीक है, और जो मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। जो नहीं मानता उसको कृतघ्न कहा जाता है। और जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो अजर है, और जो कभी मरता नहीं है वो अमर है। ठीक है, जो कभी मरता नहीं है वो अमर कहलाता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो अजर कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, दावानल, जठरानल या मुमुक्षु। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वानल, दावानल, जठरानल या मुमुक्षु। आंसर देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग जो है वो दावानल कहलाती है। इसके अलावा समुद्र में जो लगने वाली आग है वो बड़वानल कहलाती है। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। और जो पेट में लगने वाली आग है, ठीक है, पेट की आग है जो, उसको जठरानल कहा जाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो है वो मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, मुमुक्षु जो है वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। जठरानल पेट में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग जो है बड़वानल, और जंगल में लगने वाली आग जो है वो दावानल। दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अवयवी भाव, तत्पुरुष। दशानन, आंसर देखते हैं। तो दशानन में जो है वो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ दशानन का मतलब है 10 हैं आनन जिसके, यानी जिसके 10 सिर हैं। तो दशानन कौन है? रावण है। ठीक है, जो किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है। यहाँ पे 10 सिर वाला कौन है? रावण। ठीक है, जैसे लंबोदर। लेकिन अगर यहाँ पे द्विगु समास होता है जहाँ पे गिनती होती है, तो फिर यहाँ पे द्विगु, पर ये कभी भी बहुब्रीहि और द्विगु जो है ना वो इस तरह के केसेस में जो है वो नहीं आते साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि नहीं होता और यहाँ पर द्विगु समास होता तो फिर ये इसका आंसर द्विगु होता। द्विगु जो यहाँ पे संख्या आती है, द्वंद्व जहाँ दोनों ही बराबर के होते हैं और या हाइफन लगता है जहाँ। ठीक है, बहुब्रीहि जो दूसरे की तरफ संकेत करता है। जैसे रात और दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो यहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों ही बराबर के हैं, रात और दिन। ठीक है, रात दिन का मतलब है रात और दिन, और बीच में निशान किसका आ गया? यहाँ पे हाइफन का साइन है ये। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो धन्यवाद। ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट ग्रामर के नहीं थे। हमने जो सिलेक्टेड 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी वाक्यों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, संधि विच्छेद, वर्ण व्यवस्था, उच्चारण स्थान, ठीक है, और हिंदी भाषा। ये कुछ जो मेंस टॉपिक्स हैं वो वहाँ से क्वेश्चन उठाए थे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम किसी और दिन वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।